तारें भी तोड़ी गई यहाँ, तो इसलिए मैं रात आपसे बात भी नहीं कर सकता। और वैसे भी इस कमरे में बैठना मुश्किल था, क्योंकि उन्हें कोई ऐसी इस किस्म की टेयर गैसिंग घर में थी कि हमारे से अभी तक आंखों में उसका असर है। तो इसलिए मैं कल आपसे बात नहीं कर सका। एक तरह अच्छा है मैं आपसे नहीं बात कर सका, क्योंकि कल मैं बड़ा गुस्सा था मेरे में, जो मेरे घर से हुआ, और गुस्से में इंसान को बात नहीं करनी चाहिए। मैं सबसे पहले अपनी कौम के सामने एक चीज रखना चाहता हूं कि पाकिस्तान की कौम मुझे 50 साल से जानती है। कोई और पाकिस्तानी नहीं है जिसको 50 साल से कौम जानती हो। 50 साल से मैं मीडिया पे हूं, मेरी जिंदगी पब्लिक है, छुपी हुई जिंदगी नहीं है। जो मैं था कौम जानती है, जो था कमजोरियां भी थी, अल्लाह ने इज्जत भी बड़ी दी, लेकिन कोई चीज कौम से छुपी नहीं रही। बाहर के अखबारों में इंटरनेशनल मेरे ऊपर तबसरे हुए हैं, वहां भी बात करते हैं मेरी क्या ताकत और कमजोरी थी। लेकिन एक चीज 50 साल में सारी कौम जानती है कि इमरान खान ने कभी पाकिस्तान का कानून नहीं तोड़ा। कभी भी इमरान खान जब क्रिकेट खेलता था, मैच फिक्सिंग में इमरान खान का नाम नहीं आया। अगर कोई क्रिकेट दुनिया में जानता था इमरान खान को क्रिकेट के अलावा, तो ये वो कप्तान जानता था जो दुनिया की इंटरनेशनल क्रिकेट में न्यूट्रल अंपायर लेके आया, यानी कि मुंसिफाना फैसले हो क्रिकेट में। पहला कप्तान था दुनिया में जिसने कैंपेन चला के, और आज अगर क्रिकेट में न्यूट्रल अंपायर हैं तो वो इमरान खान की वजह से कि जीते भी तो हम ईमानदारी से जीते। उससे पहले पाकिस्तान में जब कोई टीमें मैच हारती थी वो कहती थी अंपायरों की वजह से हार गए। इमरान खान के दौर में कभी ऐसा नहीं हुआ। तो मैं ये इसलिए आपको कहना चाहता हूं कि मैं जो आज यहां जमान पाक में बैठा हूं, मैं अपनी कौम से एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या इमरान खान ने कोई जुर्म किया है? 96 मुकदमे केसेस मेरे ऊपर कर दिए, 96, दहशतगर्दी, कत्ल, तौहीन मजहब, गद्दारी, हर किस्म का केस। जब मैं घर से बाहर निकलता और नए केसेस हो जाते हैं। और केस कौन कर रहे हैं, ये जरा गौर से सुने। केस वो लोग कर रहे हैं जो इस मुल्क के सबसे बड़े मुजरिम हैं, 30 सालों से साबित कर रहे हैं। अगर आपने ये चेक करना है, अगर आपने ये पता चलवाना है कि क्या ये मुजरिम है या नहीं है, तो सिर्फ एक काम करें, जो गूगल करें, क्योंकि आप सोशल मीडिया में जो मेरे नौजवान देख रहे हैं, सोशल मीडिया में सिर्फ गूगल कर लें कि इंटरनेशनली इन लोगों की क्या रेपुटेशन है। किताबों में इनकी चोरी का जिक्र है, नवाज शरीफ की चोरी का किताबों में जिक्र है, अखबारों में, बाहर के अखबारों में। कैपिटल्स एक्लीज हील वो पढ़ लें, वे ऑफ द वर्ल्ड वो पढ़ लें, सूस्किन की किताब, अखबार डेली मेल पे इनके आर्टिकल्स पढ़ लें। मैं बाहर की बातें कर रहा हूं। इनकी बाकायदा करप्शन के ऊपर इनकी कहानियां लिखी हुई हैं कि कैसे मुल्क से पैसा चोरी करके ये बाहर लेके गए हैं। जरदारी को मिस्टर 10%, अखबारों में बाहर आया हुआ है कि इससे हाथ मिलाते हुए ये कहीं गया, डरना कि तुम्हारी उंगलियां आज ये चोरी कर ले। ये इनकी रेपुटेशन है। ये आज एक आर्मी चीफ ने इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किए, गद्दारी किया मुल्क के साथ इन चोरों को ऊपर बैठा के, और इन्होंने नीचे सारा चोरों का और मुजरिमों का सेटअप ले आए हैं। सनाउल्लाह जैसा आदमी किसी फैसलाबाद में पूछे कि कौन सा जुर्म है जो इसने नहीं किया, शरीफों का पूछे, जरदारी का जरा सिंध में पूछे कि इसने क्या 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 जुल्म उन लोगों के ऊपर नहीं किया। इनको पीछे से जो अपने आप को मुल्क के मुहाफिज कहते हैं ऊपर मुसल्लत कर दिया हमारे। और वो क्या कर रहे हैं आज, वो केसेस कर रहे हैं, हर किस्म का हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं कि कहीं इमरान खान रास्ते से हट जाए। मेरे ऊपर कातलाना हमला इन्होंने करवाया था और इनके साथ पीछे हैंडलर था। उसके बाद कवर अप ये अब कर रहे हैं। ये अपना आदमी बैठाया मोहसिन नकवी, जो आसिफ जरदारी को बाप माने या वो उसको बेटा माने, वो क्या होगा खुद कौम बता दे मुझे। वही आसिफ जरदारी को इसी नवाज शरीफ ने 2 दफा चोरी में जेल में डाला था।
وہ آج اپنا باپ مانتا ہے اس کا کیا کیریکٹر ہوگا؟ اس کے اوپر مسلط کیا گیا. وہ پولیس آفیسرز کو یہاں مسلط کیا جنہوں نے 25 مئی کو ہمارے پر ظلم کیا, اور یہ الیکشن کمیشن کو شرم نہیں آئی کہ ہم نے کہا ہزاروں آفیسرز لگا رہے ہیں آپ, لیکن یہ 23 آفیسرز نہ لگائیں جنہوں نے ہر قسم کا تشدد کیا تھا ہمارے اوپر, تقریباً ساروں کو لگا دیا اوپر. اور میں ابھی اس کے اوپر آتا ہوں کہ پھر ہوا کیا, کیونکہ میں آج آپ کو کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ملک ہمارے سے ہوا کیا, یہ ملک سے کیا ہو رہا ہے, اور یہ ملک جا کدھر رہا ہے. اور اگر وہ جو لوگ فیصلے کر رہے ہیں اس ملک کے, اگر آج آپ نہیں جاگیں گے, آپ ذمہ دار ہوں گے اس ملک کی تباہی کے. اب ہوتا کیا ہے یہاں, ذرا میں آپ سب کو سیکوینس بتاتا ہوں کہ ہوا کیا. 8 مارچ کو الیکشن اناؤنس 30 اپریل کے ہو جاتے ہیں. 8 مارچ کو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم اپنی الیکشن کی کیمپین ایک ریلی سے شروع کریں گے لاہور میں. یہ ذرا ایک ایک چیز دیکھیں, اور ایک بھی چیز میں آپ کے سامنے کوئی غلط ہو, جھوٹ ہو, ایک بھی غلط ثابت کر دے کوئی. ہم نے فیصلہ کیا 8 کو, 7 کی رات کو پولیس کے ساتھ بیٹھ کے پورا طے کیا گیا کہ کدھر کدھر سے ریلی جائے گی, اور پولیس نے اپروو کر دیا, پرمیشن مل گئی. اگلے دن ریلیز آ رہی ہوتی ہیں مجھے یہاں زمان پارک پہ کہ ہم اپنا شروع کریں ریلی. اس سے پہلے سارے کہتے ہیں جی اب پولیس نفری ساری جگہ آ گئی ہے, ہر جگہ کنٹینر لگنے شروع ہو گئے. ہمیں حیران کیا, ہمیں تو پرمیشن دے دی تھی. جب پہلے پولیس کھڑی ہو جاتی ہے اور رائٹ میں پوری وہ پہن کے ہیلمٹس, ایک دم پتہ چلتا جی دفعہ 144 لگ جاتا ہے. الیکشن جب اناؤنس ہو جائے دفعہ 144 کیسے لگ سکتا ہے؟ کبھی پاکستان کی تاریخ میں لگا؟ اس کے بعد وہ ریلیز آ رہی ہیں, ان کے اوپر واٹر کینن شروع ہو جاتی ہے اور ٹیئر گیسنگ شروع ہو جاتی ہے. وہ سارے وہاں رک جاتے ہیں. ہم سب حیران, میں یہ انتظار کر رہا ہوں ریلیز کا. 3:30 بجے مجھے آنا تھا انہوں نے لینے کے لیے. اگلے 1 گھنٹے میں خبریں آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ جی وہاں ٹیئر گیسنگ ہو رہی ہے, مار رہے ہیں, گاڑیاں توڑ رہی ہے پولیس. یہاں ورکرز کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی کیا انسٹرکشنز ہیں. میں 5 بجے اپنی ریلی کینسل کر دیتا ہوں, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر اب یہ اشتعال دلوا رہے ہیں, کچھ بھی ہم کریں گے یہ مزید اور بگڑے گی. کیونکہ ان لوگوں کا ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ کسی نہ کسی طرح الیکشن نہ ہو. تو مجھے پتا تھا, میں نے فوری کینسل کیا کہ انتشار نہ ہو, کیونکہ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں جی پیسے نہیں ہیں الیکشن کے لیے, او جی اور سیکورٹی سچویشن ہے الیکشن کے لیے. ہر قسم کا بہانہ استعمال کیا جائے, کسی طرح یہ مجرم پیشہ لوگ الیکشن نہ لڑیں. کیونکہ 37 بائی الیکشنز میں سے 30 ہار چکے ہیں. اس کے باوجود کہ پوری اسٹیبلشمنٹ کی مدد تھی ان کے ساتھ, الیکشن کمیشن کی مدد کر رہا تھا, اس سب کے باوجود یہ 30 الیکشن ہار گئے 37 میں سے. تو یہ تو بھاگ رہے ہیں الیکشن سے. جو آخری الیکشن ہوا ادھر تو کھل کے سب سامنے آ گئے, ہر قسم کی اور 40,000 سے ہار گئے. اس لیے ڈرے ہوئے تھے, ہمیں پتا تھا, اس لیے میں نے روک دیا. اگلے دن ہم نے کہا جی اگلے دن ہم کرتے ہیں. اگلے دن پھر پتا چلا جی نہیں جی آج پی ایس ایل کا میچ ہو رہا, آپ بھی کر سکتے ہیں. چلو جی, پھر ہم نے نہیں کی. ہم نے کہا چلا اگلے دن چلے جاتے ہیں. اس کے اگلے دن ہماری ریلی ہوتی ہے, اور ماشاءاللہ بڑی لاہور کی پبلک, جس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, بھرپور طریقے سے شرکت کرتی ہے اس میں. مجھے تب ہی شروع ہو گیا تھا کہ ان کو خوف آنا شروع ہو گیا. اور اس کے بعد یہ میرے گھر کے اوپر آپریشن شروع ہوتا ہے. اور میں آپ کو آپریشن اب بتاؤں کیا آپریشن تھا. ذرا آپ پہلے سمجھ لیں کہ یہ جو رینجرز آ گئے ہیں, 72 بند گاڑیاں میرے گھر, 3 طرف سے زمان پارک کے اوپر پولیس کی ہزاروں اٹیک کر رہے ہیں. تھا کیا ایشو یہ تھا کہ اسلام آباد کے ایک کچہری کے اندر میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ یہاں سے کیس شفٹ کر دیں, کیونکہ حکومت کوئی سیکیورٹی مجھے نہیں دے رہی تھی. حکومت خود کہہ رہی ہے میری جان کو خطرہ ہے. مجھے پتہ ہے میری جان کو خطرہ ہے. جنہوں نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی وہ تو سارے اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے وہاں یہ کہا کہ یہ شفٹ کر دیں کیس, اور میں نے صرف حاضری لگانی تھی.
वहां कोई ट्रायल नहीं होनी थी, मैंने सिर्फ जाके अदालत में हाजिरी लगानी थी। इसलिए मैंने उनको कहा कि ये शिफ्ट कर दें यहां, क्योंकि वह 2 दफा दहशतगर्दी के अटैक हो चुके हैं जिधर जज भी शहीद हुए और वकला भी शहीद हुए। तो पता है कि वहां कोई भी किसी को अगर वहां आप चले जाएं तो वहां तो डेथ ट्रैप है। तो सिर्फ उसके लिए मेरे ऊपर वारंट निकाल दिए गए और वारंट लेके ये यहां पहुंच गया, एक मैजिस्ट्रेट के वारंट। अब ये सुने हैं, ये जो सारी फौज पहुंच गई ज़मान पाक, एक मैजिस्ट्रेट के वारंट थे। ये वारंट इसके ऊपर सनाउ लॉ के ऊपर भी निकले हुए हैं। उससे क्यों नहीं पकड़ा है? वो कहते जी, पुलिस वाला कहते जी हमें वो मिलता ही नहीं है, पता ही नहीं किधर है वो। तो ये ऐसे नहीं आए सारे। जो फिर यहां ज़मान पाक में हुआ, जिस तरह का हमला किया गया नवाब ज़मान पाक, टेयर गैस, इतनी टेयर गैस कि यहां आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि मैंने दिखाया कितने शेल्स मारे घर के अंदर। वाटर कैनन्स लोगों पे मारी, वो वाली असल गोलियां भी चलाई, कारतूस भी चलाए, रबर बुलेट्स भी चलाई। और उसके बाद यहां मेरे घर के ऊपर मुसलसल हमले होते रहे। कभी आज पाकिस्तान की तारीख में इस तरह हुआ है कि एक पॉलिटिकल लीडर को सिर्फ उसने हाजिरी लगानी थी इस्लामाबाद में। जो मैं कह रहा हूं कि मैं जा रहा हूं 18 को, जो मैं कल गया हूं, मैंने कभी भी नहीं कहा मैं नहीं जा रहा। मैंने अश्योरिटी बॉन्ड दिया। कानून ये कहता है कि अगर आप अश्योरिटी बॉन्ड दे दे, जो मेरे वकील इश्तियाक खान ने दे दिया था, वो अच्छा टीवी पे बताया, जान के डीआईजी ना मिले, हम टीवी पे बताया कि हम अश्योरिटी बॉन्ड दे रहे हैं और कानून ये कहता है कि अगर आप अश्योरिटी बॉन्ड दे दें तो उसके बाद पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती, वो जान के ना मिले। क्योंकि उनका मकसद ये नहीं था कि कोई इंसाफ के लिए मुझे लेके जा रहे थे, वो मुझे यहां पकड़ने आए थे और पकड़ के लेके जाना था इन्होंने बलूचिस्तान। और उसके बाद इन्होंने इतने ज्यादा केसेस थे कि इन्होंने जेल में ही रखना था जब तक ये इलेक्शन खत्म ना हो जाए, कि ना मैं पार्टी टिकट्स दे सकूं, पीछे जो भी होता है अफरा तफरी के अंदर 2 और लीडर्स पकड़ लें। और सिर्फ कोशिश ये थी कि किसी तरह इमरान खान को, वो जो झूठों की शहजादी, झूठों की मलका जो सारा वक्त लगी रहती है लेवल प्लेइंग फील्ड। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये है कि किसी तरह इसको रास्ते से हटाओ। और वो जो एक सजा याफ्ता, जो 30 साल से इस मुल्क के पैसे चोरी करके अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में लंदन रह रहा है, उसके सारे केसेस खत्म करो और वो यहां वापस है। ये है लंदन प्लान और लेवल प्लेइंग फील्ड। तो यहां सबको पता चल गया कि इनका मकसद, जब नहीं इश्तियाक खान की मेरी तरफ से अश्योरिटी बॉन्ड नहीं लिया, तो हमें सबको पता चल गया कि तो बदनीयती है, ये तो पकड़ने आए हैं। अब यहां जो लोग लड़े हैं वो इसलिए नहीं लड़े कि उनको कोई पुलिस से बचना था या उनको कोई खतरा था कि इमरान खान ने कोई जुर्म किया और ये अदालत से डर रहा है, मुझे वो टिश्यू देना। उनको ये डर नहीं था, उनको ये डर था सारे लोगों को बाहर कि मैं अभी तक यहां उसका पता नहीं क्या इन्होंने छोड़ा, हमारा फैक्टर उसका। उनका सबको ये खौफ था कि ये बदनीयत लोग हैं, ये इमरान खान को जेल में डालेंगे, तशद्दुद करेंगे, जिस तरह आजम स्वाति से किया, शहबाज गिल से। इसलिए तो वो मरने के लिए तैयार हो गए। उनको इनकी नीयत पे शक था कि एक अगर हाजिरी लगाने के लिए मैंने इस्लामाबाद जाना है, जो मैं कह रहा हूं मैंने जाना है, श्योरिटी दे रहा हूं, तो फिर ये क्या करना है? ये क्यों इस फोर्स पे 3 तरफ से ज़मान पाक को अटैक हो रहा है? जिस तरह कोई किला नवाज ज़मान पाक, हजारों रेंजर्स आ रहे हैं, 72 बंद गाड़ी आर्मर्ड कार के अंदर आ रहे हैं, चाहे वो दीवारों से छलांग मार के अंदर आ रहे हैं, जिस तरह पता नहीं कोई कमांडो एक्शन होने लगा। और जो लोग यहां खड़े हुए वो सिर्फ इसलिए, उनको खौफ था कि यहां कानून नाफिज करने नहीं आ रहे, अगवा करने आ रहे हैं, ये कत्ल करेंगे। इन्होंने पहले भी इन्हीं लोगों ने अरशद शरीफ को कत्ल किया है, इस वजह से नहीं लोग ये खड़े हो गए यहां। मैंने 2 दफा उनको कहा कि मुझे इतनी ज्यादा नफरी थी और थोड़े से लोग थे, मैंने 2 दफा इन्हें कहा कि देखिए मैं तैयार था, मेरा बैग, मैं जाता हूं। वो मरने के लिए तैयार हो गए, मुझे कहते कि नहीं आपने नहीं निकलना, यहां खड़े हो गए। तो क्यों थे?
क्योंकि ये आज मुल्क के हालात हैं। अपनी लॉ एनफोर्समेंट से शक है लोगों को। जिन लोगों ने हमारी हिफाजत करनी है वो उनके ऊपर ही शक है कि वो कातिल हैं। ये खौफ आ गया है, इसलिए वो खड़े हुए यहां। और फिर अगर मुझे कोई शक था, किसी को भी कोई शक था, मुझे तो खैर कोई शक नहीं था कि किस नीयत से आए हैं। मैं अब इस्लामाबाद जाता हूं। कल मेरी पेशी थी, मैंने पहले कहा हुआ था। मैं जब घर से निकला तो मैं अपनी बीवी को खुदा हाफिज कह के, हम दोनों खुदा हाफिज कह के क्या निकले। मुझे पता था या अब इन्होंने मुझे जेल में डालना है और या कत्ल करना है, ये मुझे पता था, तब मैं यहां से निकला। उसके बाद जब हम पहुंचे, जब हमारी गाड़ी पहुंची और थोड़े से लोग हमारे साथ थे, अल्लाह ने बचा लिया। बड़ा सीरियस एक्सीडेंट हुआ रास्ते में, सामने वाली गाड़ी उल्टी और अल्लाह ने बचाना था, बचाया उसने। जब मैं पहुंचा टोल प्लाजा के पास, मुझे कोई शक उस वक्त नहीं था कि इनकी नीयत क्या है। सारा मोटरवे बंद कर दिया। अब जरा ये सुन ले पाकिस्तानी हो कि कभी इस मुल्क की तारीख में हुआ है कि एक आदमी सिर्फ हाजिरी लगाने जा रहा है अदालत में और उसी मैजिस्ट्रेट ने फिर शिफ्ट किया केस जुडिशियल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि उसने ये रियलाइज किया कि वहां तो, क्योंकि जिम्मेदारी तो उसकी होनी थी, लोगों ने सब बोल पड़े कि अगर उसको कुछ वहां हुआ तो वो जिम्मेदार होगा, तो उसने डर के शिफ्ट कर दिया जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में। अब जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में मेरी हाजिरी थी। अब पुलिस अदालत देखें, मोटरवे बंद हुआ, सिर्फ एक लेन रखी हुई है, सिर्फ एक लेन, ताकि इमरान खान जब निकले तो पीछे से 30-40 गाड़ियां थी, उनको बंद कर दिया जाए। तो एक लेन, सारा ट्रैफिक बंद कर दिया। एक लेन के अंदर जैसे मैं आगे निकला, मेरी पीछे इन्होंने ब्लॉक कर दिया। पुलिस की नफरी, एफसी खड़ी हुई है वहां। उधर से मैं आगे गया, उधर आगे लोग आगे रिसीव करने के लिए, उनके साथ हम आगे आहिस्ता आहिस्ता। अब मैंने पहुंचना है अदालत। अब सोचें कि वहां से लेके अदालत के दरवाजे में मुझे 4.25 घंटे लगे पहुंचने में। क्यों? क्योंकि रास्ते में पहली पुलिस आई, उसके बाद हम थोड़ा आगे गए, आगे देखा फिर पुलिस रेंजर वो खड़े हुए हैं एफसी, उधर फिर उन्होंने टैंक वो लगाए हुए थे कंटेनर्स। यानी सारा इस्लामाबाद मोटरवे एक आदमी के लिए बंद किया हुआ कि वो कितना बड़ा मुजरिम आ रहा है इस कौम का, हाजिरी लगाने सिर्फ। उधर जाके फिर उधर से निकले, उन्होंने फिर बंद कर दिया, जो भी पीछे लोग थे उनको बंद कर दिया। फिर थोड़े दूर आगे गए, फिर उधर रोक लिया, उधर फिर वो कंटेनर्स लगे हुए हैं और वहां फिर भारी अक्सरियत। यानी मैं कभी इतनी ज्यादा पुलिस, लगता है कोई सारी जगह से पुलिस और एफसी निकाल के वहां खड़ी कर दी। फिर गए, फिर मैं वहां से आगे निकला, फिर बाकी रोक दिया, ताकि पीछे इमरान खान को अकेला कर रहे थे। प्लान बड़ा सीधा था, अकेला करके इसको जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में लेके जाना था। वहां या इन्होंने मुझे कत्ल करना था, मैं ये वाजे कर रहा हूं आज, और मैं अभी आपको बताऊंगा एंड में हुआ क्या, और या इन्होंने मुझे वहीं से पकड़ के और बलोचिस्तान लेके जाना था। ये इनके दो प्लान थे। जब मैं वहां से आगे गया तो हमारे साथ थोड़े से लोग रह गए थे, पीछे से बंद कर दिया था जो भी आ रहे थे, और वो भी इतने ज्यादा नहीं थे। जैसे ही हम आगे गए फिर से लोग जमा होने शुरू हो गए। तब तक सारे लोगों को पता चल गया था कि मैं आ रहा हूं, खैर पता तो पहले से था, लेकिन जैसे ये पता चला, सब कौम को पता चल गया कि मुझे ये पकड़ने लगे। अब वहां लोग जमा होने शुरू हो गए और वो बढ़ते बढ़ते वो लोग काफी ज्यादा हो गए। आगे आप ये सुने सर, आगे हम जाते हैं, वहां फिर पुलिस खड़ी हुई है। अब कोई कुछ नहीं होता यहां से। जिस तरह मैं उससे पहले एक रात पहले गया लाहौर हाई कोर्ट, फिर बड़ी लोग मेरे साथ चल के गए। क्यों गए? क्यों? फिर उनको डर था कि रास्ते में पकड़ ना ले। हमने तो किसी को नहीं कहा, चलते चलते यहां पूरा काफिला बन गया। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के अंदर कोई एक पत्ता टूटा हो या एक गमला टूटा हो, मैं गया वहां अदालत में प्रेजेंट करके मैं वापस आ गया, और वही वापस आ गया, तो कुछ नहीं हुआ। तो यहां क्या हुआ कि लोग हमारे साथ आराम से चल के जा रहे हैं, सामने से हम देखते हैं वो टेयर गैसिंग शुरू कर देते हैं, कोई उन्हें कुछ नहीं कहता, वहां से टेयर गैसिंग शुरू हो जाती। इश्तिहार दिलवा रहे थे कि किसी तरह ये कुछ करें, कुछ एक्शन हो।
अब मैं गाड़ी में बैठा हूं, मुझे क्या पता अंदर क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है। मुझे इतना पता है कि अफरा तफरी मचली हुई है और वहां टेयर गैसिंग चल रही है और गाड़ी में टेयर गैस आ रही है। अब मैंने पहुंचना था, मुझे पता था कि अगर मैं वहां ना पहुंचा इस्लामाबाद तो इन्होंने मेरे वारंट निकाल दिए, फिर इश्तिहारी बना देना है। अब मैं वहां से फिर चला और पुलिस की रुकावटें कंटेनर्स करते करते फिर करीब गया उसके, अब करीब पहुंच गया हूं अदालत के। 4 घंटे लगे यहां तक पहुंचने में। जब वहां पहुंचे, कंटेनर्स, टेयर गैस शेलिंग फिर शुरू हो गई, चारों तरफ अफरा तफरी। मुश्किलों से पहुंचे, उसके बावजूद मैं पहुंचा उसके दरवाजे पे। दरवाजे के बाहर आधे घंटा खड़ा हुआ है और फिर से याद, ये कोई ट्रायल के लिए नहीं गया, सिर्फ हाजिरी लगाने गया था। इतना बड़ा मुजरिम, सारी एफसी पुलिस फोर्स बंद हुआ सारा, हाजिरी लगाने के लिए। अब मैं बाहर खड़ा हूं दरवाजे के, उधर जनाब हम इंतजार कर रहे हैं, अब करें क्या। थोड़ी देर के बाद वहां से फिर टेयर गैस शुरू होगी लोगों के ऊपर। हम फिर खड़े रहे कि ये ना कहे कि इमरान खान अदालत से चला गया। उसके बाद बड़ी देर के बाद दरवाजा खुला। जब मैं अंदर गया, दरवाजे के अंदर एंटर हुआ, तो सामने पुलिस ही पुलिस और रेंजर्स और पुलिस और नामालूम अफराद मुझे वहां नजर आ रहे थे। उधर सब, मुझे तो एकदम अंदाजा हो गया और अंदर लोग पहले समझ गए थे जो हमारे वकील हैं कि इनकी कोई नीयत मेरी हाजिरी की नहीं थी। इन्होंने या मुझे कत्ल करना था वहां और या पकड़ना था। अब कत्ल कैसे करना था? अब जब इन्होंने मुझे, अब वहां, अच्छा वहां पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी। अब दरवाजे पे हम खड़े हैं और जो इर्द गिर्द लोग हैं उनको पुलिस मारना शुरू हो गई। होना क्या था, वहां रिएक्शन आना था लोगों का। जो लोग ऊपर तो सारे चढ़े हुए थे, जो रिएक्शन आना था उन्होंने उस रिएक्शन के अंदर प्लान करना था, किसी तरह ये उतरे, इसे कत्ल करें और कहें जी ये इंतशार हो गया, उसमें मारा गया। पूरा प्लान बना हुआ था, ये मैं आपको बता रहा हूं। मैं पहले कहता गया, 2 महीने पहले कहता गया मुझे, जब इन्होंने कत्ल करने की कोशिश, उससे पहले कहता गया कि इनका प्लान बना हुआ है, दीनी इंतहा पसंद के जरिए उसका नाम लेंगे कि बहाना मारेंगे, दीनी इंतहा पसंद है, प्लान उन्होंने किया था कि मुझे कत्ल करना है। मैं 2 महीने पहले कहता गया और वो हुआ। मैं आपको ये कह रहा हूं क्योंकि ये खौफजदा हैं, डरे हुए हैं कि अगर इमरान खान जिंदा रह गया तो ये जो इलेक्शन है ये तो जीत जाएगा, चाहे वो जेल में भी हो। डरे हुए हैं कि अगर वो वापस आ गया तो इनका क्या बनेगा। ये सिर्फ जाती मुफादात, ये 2 खानदानों को अपने डॉलर्स की पड़ी हुई है जो उन्होंने 30 साल की मेहनत से चोरी करके बाहर लेके गए मुल्क से। और यहां और भी लोग डरे हुए हैं कि अगर ये आ गया तो शायद पता नहीं क्या कर देगा वो। तो उस खौफ से ये एक ही रास्ता इन्होंने ढूंढा कि इसको हटाए, और ये लोगों को भी पता था। जो मैंने कल इस्लामाबाद में वहां देखा है, मैं आज आपको यह कह दूं कि जिस तरह इन्होंने उनके ऊपर टेयर गैस शेलिंग की, लाठीचार्ज की, जो मैंने लोगों की उस वक्त उनका जो जज्बा और उनकी जो शक्लें देखी, उनको किसी चीज का खौफ नहीं था। वो खौफ खत्म हो चुका है। अगर मैं गाड़ी वहां तेजी से बाहर ना निकालता, मैं आज आपको कह रहा हूं कि वहां वो होना था, सीधा सीधा खून होना था। इन्होंने उनको इश्तियाल दे रहे थे, उन्होंने रिएक्ट करना था और उसके अंदर वो सबके हाथ से गेम चली जानी थी। मैं गाड़ी में बैठा था, मैं क्या कर सकता था? मुझे तो नहीं पता, ना मैं कुछ कर सकता था ना मैं बोल सकता था। मुझे क्या पता बाहर क्या हो रहा है। वो तो बाद में मैंने तस्वीरें देखी हैं जो सोशल मीडिया पे आई, मुझे अंदाजा हुआ कि हुआ क्या वहां कत्लेआम होनी थी और ये सारा मुल्क में फैल जाना है। ये जो अब हालात हैं, ये मैं आखिर में आपसे एक बात करूंगा कि ये इस वक्त अगर होश ना ली, ये सबके हाथ से निकलने लगी है बात। और ये नजर आया है वहां जो हुआ है, जो कल इस्लामाबाद में जो कल हुआ है, वो किसी से कंट्रोल नहीं होना था। अगर वो आगे चली जाती चीजें, हम बाहर निकले, इन्होंने टेयर गैस शेलिंग की, हम उधर गए और शुक्र है अकल आ गई मजिस्ट्रेट साहब को कि हाजिरी लगवाने के लिए मैं बाहर गाड़ी में मेरी हाजिरी लगवा ली। शुक्र है तब तक लोग जख्मी हुए, हमारे लोग इन्होंने वहां से पकड़ लिए। अब उसके बाद अब मैं आता हूं जो सबसे कि शुक्र है मैंने कल आपके सामने नहीं आया, क्योंकि मुझे जो गुस्सा और जज्बात थे वो
उस सतह पे पहुंच गए थे, मैं शायद कोई ऐसी बातें कर देता जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। अब जब मैं वहां जाता हूं, उधर मैं पहुंचता हूं टोल प्लाजा पे, तो मुझे पता चलता है कि ज़मान पार्क के ऊपर एक पुलिस का पूरा अटैक होता है, और पुलिस के अटैक से मेरा पहले दरवाजा तोड़ते हैं, घर का दीवार तोड़ते हैं, और पता नहीं कितने पुलिस वाले अंदर घुस जाते हैं। और घर में उस वक्त कौन था? सिर्फ बुशरा बेगम और उनके साथ 2-3 मुलाजिम, एक चौकीदार था, एक खनसामा था। बाकी वहां बाहर लड़के खड़े थे जो हमारे कारकुन होंगे, 5, 6 या 10 होंगे, वो अंदर आ गए जब इन्होंने पूरा पुलिस का अटैक आया। सारा ज़मान पार्क सील कर दिया, कंटेनर लगा दिए। पता है कि मैं नहीं हूं। मैं आज अपने पुलिस ऑफिसर से पूछना चाहता हूं, मैं सबसे आज पूछना चाहता हूं, मैं अपने आर्मी ऑफिसर से पूछना चाहता हूं, मैं इस मुल्क के जजेस से पूछना चाहता हूं, मैं इस मुल्क के लोगों से पूछना चाहता हूं कि मुझे यह बताएं कि हमारे दीन के अंदर जो रिस्पेक्ट है, जो इज्जत है चादर और चारदीवारी की, क्या अगर आपके घर यह होता कि पता होता पुलिस को कि आप घर में नहीं हैं, और वो सर्च वारंट के बगैर इस तरह दीवारें तोड़ के घर में आते, जब सिर्फ पता है कि एक पर्दादार, एक ऐसी खातून जो दुनियादार नहीं पर्दादार है, जो ना सियासत में है ना उनका कोई ताल्लुक है किसी चीज से, जो घर में रहती है, वो घर में हो, उनके साथ सिर्फ मुलाजिम हो, और इस तरह पुलिस दरवाजा और दीवार तोड़ के घर में आ जाए। मैं आप सबसे पूछता हूं, आज आपके ऊपर क्या गुजरेगी? बताएं, अगर आपके अंदर गैरत है, और बेगैरती और गैरत के अंदर फर्क इंसानों में यह है, एक बेगैरत लोग होते हैं और एक गैरतमंद लोग होते हैं। जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह जिसके दिल में होता है, हदीस है कि यह गैरत डाल देता है इंसानों में, उसके खौफ दूर कर देता है। तो जो चादर, और हमारी इस्लाम की जो ट्रेडिशन है, छोड़े इस्लाम, दुनिया में यह ट्रेडिशन है, एक घर की खातून जिसका कोई लेना देना किसी से नहीं, वो अकेली घर में है, और इनको पता है वो अकेली घर में है, क्योंकि पता है कि मैं गया हूं इस्लामाबाद। इस तरह का घर में करना, मुझे यह बताएं कि आपके ऊपर क्या गुजरेगी? मैं अपने आर्मी ऑफिसर से पूछ रहा हूं, आपके ऊपर क्या गुजरेगी? मुझे यह बताएं, पुलिस वाले, आप ऑफिसर्स, आपके घर में ही हो, अगर आप में गैरत है, लेकिन कई ऑफिसर्स बड़े बेगैरत होते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो हमारी अक्सरियत है इस मुल्क में, वो गैरतमंद लोग हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले लोग हैं। क्या वो, उनके ऊपर क्या गुजरेगी कि जब मैं वहां टोल प्लाजा पे खड़ा हूं और मुझे पता चलता है कि मेरी बीवी अकेली घर में है, और वहां ये पुलिस हल्ला बोल देती है, और उनके शीशे के बाहर आवाजें आ रही हैं, बेचारे 5-6 वो बच्चों को पकड़ के मार रहे हैं जोर से, उनकी चीखों की आवाजें आ रही हैं, और सारे घर के इर्द गिर्द फिर रहे हैं और लूट रहे हैं घर को। यानी इतने बेशर्म, ये पुलिस का काम है कि घर को लूटना, हर चीज जो इनको मिली लूट के ले गए। कोई शर्म नहीं है, कोई गैरत नहीं है। क्या ये मुल्क इसलिए बना था? याद रखें, ये मुल्क का एक बड़ा ख्वाब था। कायद आजम जो इस मुल्क के, जिन्होंने जद्दोजहद, पता था कैंसर से मर रहे हैं, उसके बावजूद उन्होंने पूरी जद्दोजहद की पाकिस्तान बनाने के लिए। क्या ये इसलिए यह मुल्क बना था कि यह तो जंगल का कानून, यह तो बनाना रिपब्लिक्स में भी नहीं होता? मुझे बताएं किस मुल्क में होता है? और यह आप जरा सुने, कानून क्या था? परसों रात मैं जाता हूं लाहौर हाई कोर्ट में शाम को, वहां के जज साहब तारिक सलीम, वहां इनके गवर्नमेंट का एडवोकेट जनरल जो असिस्टेंट, तो उनके सामने वो क्या कहते हैं
کہ اگر آپ نے عمران خان کے گھر میں جانا ہے کسی چیز کی تفتیش کرنے تلاش کرنے تو انہوں نے کہا کہ ایک گورنمنٹ کا ایک ایس پی پولیس اس کا نام بھی لیا اس کا نام لیا وہ جائے گا ایک ہماری طرف سے ہوگا اور وہ تفتیش کرے گا جا کے یہ ہائی کورٹ کا آرڈر ہے میرے گھر میں تو ساری فوج آ گئی ایک میجسٹریٹ کے آرڈر کے اوپر میں ایک میجسٹریٹ کی وہ سائن کرنے کے لیے یہاں بھی اور ادھر سارا اسلام آباد بند کر دیا تو جو ہائی کورٹ کے جج صاحب آرڈر کرتے ہیں کہ عمران خان کے گھر کی اگر آپ نے تفتیش کرنی ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ ایک یہ ایس پی پولیس آئے گا اور دوسرا ہماری طرف سے کون ہوگا اب مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ان کو شرم نہیں تھی کہ ہائی کورٹ کا آرڈر جب ان کو پتا تھا کہ انہوں نے آرڈر کیا کیا انہوں نے کیا کیا انہوں نے صبح کیونکہ بدنیت اور بےغیرت لوگ ہیں یہ جو آئی جی ہے سب سے بڑا ان کو شرم نہیں آئی کہ یہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ گئے اور اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کو کہتے ہیں کہ جناب ہم نے سرچ وارنٹ کرنی ہے عمران خان کی یہ سرچ کے نام پہ ہوا تھا یہ جو لوٹ مار ہوئی ہے میرے گھر میں اور یہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کیا کہتا ہے یہ اینٹی ٹیررسٹ سرچ وارنٹ کہتا ہے میں تمہیں ایشو کر رہا ہوں انچارج انویسٹیگیٹنگ جو انویسٹیگیشن کا انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے یہ سن لے ذرا جو انچارج ہے انویسٹیگیشن کا وہ آفیسر اس نے ایک لیڈی پولیس آفیسر سے آنا تھا یہاں اور وہ ہونی تھی ناٹ بلو دا رینک آف انسپیکٹر سو دو لوگوں نے آ کے میرے گھر میں ریسرچ کرنی تھی یہ انہوں نے چھپایا جو ہائی کورٹ کا ہے یہ پولیس یہ بدنیت آدمی نے چھپایا جو آرڈر ہائی کورٹ نے دیا تھا اس کو چھپا کے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں جاتے ہیں کہ جی ہم نے یہاں تفتیش سرچ کرنا ہے اور وہ بھی کہتا ہے کہ صرف ایک خاتون آفیسر آ سکتی تھی اور ایک اور سرچ آفیسر یہاں جو ہے ساری فلمیں ہیں اس کہ یہاں کیا ہوتا ہے یہ کیسے آ جاتے ہیں کس قانون کے تحت آتے ہیں اور کس قانون کے تحت گھر کو لوٹ کے لے کے جاتے ہیں چیزیں لوٹ کے میرا دروازہ کس قانون کے تحت توڑا کیا کسی نے کہا تھا کہ آپ نہیں آ سکتے اور کیا شرم نہیں آئی ان کو ان بے غیرتوں کو شرم نہیں آئی کہ یہاں ایک خاتون جو پتہ ہے کہ ہسبینڈ نہیں ہے گھر پہ پتہ ہوتے ہوئے جو آ کے انہوں نے یہاں کیا کوئی شرم کوئی غیرت نہیں تھی انہوں میں اور ان میں نہیں ہوگی کیونکہ بے غیرت لوگ ایسی حرکتیں کرتے بے غیرت لوگ بزدل ہوتے ہیں جھوٹے ہوتے ہیں اور یہ جو آئی جی ہے یہ بیٹھ کے جو جھوٹ بولتا ہے جب آپ غیرت ہوتی ہے نا آپ جھوٹ بولتے ہوئے ڈرتے ہیں آپ کیوں ڈرتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے اگر آپ کا جھوٹ سامنے آ گیا تو آپ کو دنیا کے سامنے شرم آئے گی جب آپ بے شرم ہوتے ہیں تو تب آپ ایسی باتیں کہتی ہیں کہ جی میری تو لندن چھوڑو پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے جب آپ کے 4 مہنگے ترین لندن کے علاقے میں گھر ہے جو بھائی صاحب آپ کا کہتے ہیں کہ جی الحمدللہ میری بہن کے ہیں وہ تو کوئی شرم نہیں ہوتی تو تب آپ کے پاس اگر شرم نہیں آپ کچھ بھی کہتے تو جھوٹ پہ جھوٹ بولنے والا آدمی شرم نہیں اس کو آئی کہ ذل شاہ جیسا ایک ملنگ ایک آدمی جس کے پاس سوائے پیار کے کچھ بھی نہیں تھا ایک اسپیشل پرسن سارے یہاں جو باہر تھے اس کو سب پیار کرتے تھے کیونکہ وہ سب کو پیار دیتا تھا اس کو تشدد کر کے قتل کیا پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سارے سوشل میڈیا پہ ہے کہ کس طرح اس کو قتل کیا گیا اور یہ پہلے میرے اوپر کیس لگا دیتا قتل کا اس کا اور پھر 3 دن کے بعد کہتا ہے دان نکال کے نہیں جی وہ تو ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس طرح کے آفیسرز کو اگر پولیس کو خود نکالنا چاہیے کیونکہ ساری پولیس کو بدنام کر رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو جرائم پیشہ ہیں جن کو ایسے لوگوں کو یہ شریفوں کو پسند ہے یا زرداریوں کو پسند ہے کیونکہ وہ بھی جرائم پیشہ ہیں ان کو بھی اس طرح کے لوگ پسند ہیں جو ٹی وی پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں اور شرم نہیں آتی ان کو اور پھر یہاں آ کے جی کلیشنکوفیں مل گئیں تو جی یہاں آ کے کوئی پتہ نہیں شراب کی بوتلیں مل گئیں پھر پیٹرول بم مل گیا اور احمقو پیٹرول بم کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے ایک بوتل میں تیل ڈالا اور اس کو پھینک دیا وہ پیٹرول بم ہوتا ہے کبھی پلاسٹک کی بوتل میں بھی پیٹرول بم آیا جھوٹ بولنے نقل میں بھی عقل چاہیے اس طرح کے لوگ بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہیں کہ جی پلاسٹک بوتلوں میں
पेट्रोल पंप दिखा दिया, तुम्हारा सारी दुनिया में मजाक उड़ेगा, क्योंकि तुम बेवकूफ, और बेवकूफ बेगैरत भी हो, बेवकूफ भी हो। यहां के जाके झूठ बोल रहे हैं जी क्लैशनिकोव मिल गई और ये मिल गया। कितनी दफा इमरान खान ने कोई गोलियां चलवाई हैं और इंतशार फैलाया? बताए ना, 26 साल से पॉलिटिक्स कर रहा हूं, बताए ना मुझे कितनी दफा किया। और मैं आखिर में जो मैं बात करना चाहता हूं वो ये कि अब वक्त आ गया है, मैंने अपने सारे आज वकील इकट्ठे किए, हमने एक एक ऑफिसर जो पुलिस वाला यहां घुसा है उनके ऊपर हम केस कर रहे हैं। हम लाहौर हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट लिखवा रहे हैं कि जिस तरह इन्होंने मेरे घर के ऊपर हल्ला बोला है। मैं इलेक्शन कमीशन को आज पूछता हूं कि आपको शर्म नहीं आती जिस तरह की आपने केयरटेकर गवर्नमेंट बनाई है? हमने पहले दिन से आपको कहा कि ये जो आदमी मोहसिन नकवी जो जरदारी का बेटा है, क्या ये न्यूट्रल केयरटेकर बनेगा? इस तरह का कैरेक्टरलेस आदमी जिसके अंदर कोई इखलाकियात ही नहीं है, क्या इसको यहां ऊपर बैठा के ये इलेक्शन करवाएगा? वो सारा कुछ कर रहा है सिवाय इलेक्शन करवाने के। क्या इलेक्शन कमीशन आपको समझ नहीं आ रही कि अपनी आप कितनी बेइज्जती करवा रहे हैं, मुल्क में अपने आप को कैसे नंगा कर रहे हैं? ये क्या केयरटेकर गवर्नमेंट ने आज तक पाकिस्तान की तारीख में ये किया? इस तरह की इंतकामी कार्रवाई कभी किसी केयरटेकर ने गवर्नमेंट ने किया? क्या ये काम है केयरटेकर गवर्नमेंट का? ये ऑफिसर्स लगाने का आपकी जिम्मेदारी है? ये सारा जितना वो जिले शाह का खून और जो लोगों को मारा है वो आपके ऊपर भी है। इसके ऊपर नकवी और ये मोहसिन नकवी पे भी केस हम इंशाल्लाह हमारा कत्ल का होगा, जिले शाह का, ये आईजी इसके ऊपर भी केस होगा, और जितने पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व हैं हम सब पे केस करेंगे। मैं अपनी आज अदलिया को कहना चाहता हूं कि ये मैं आपके ऊपर बहुत बड़ा ये आपके लिए चैलेंज है। मुझे पता है ये सारी फोर्सेस एक तरफ हैं, मुझे पता है ये नामालूम अफराद पूरा प्रेशर डाल रहे हैं, लेकिन खुदा के वास्ते इस मुल्क को बचाएं। आप सिर्फ अदालतें बचा सकती है। यहां जंगल का कानून जो आ गया है, जो मर्जी जिसका चाहे, अगर इनको फिक्र होती कि इनको इनसे इंसाफ किया जाएगा, इनका एहतसाब किया जाएगा, तो ये करते ही जो इन्होंने किया। दान निकाल के लूट रहे हैं घर को, डंडे मारे बेचारे 5-6 वर्कर्स, और फिर वो जो झूठों की मलका है उसको शर्म नहीं आती कि इंतशार फैला रही है पाकिस्तान में कि जी वो पश्तूनों को कह रही है दहशतगर्द आ गए। ये काम है उन लोगों का जो सिर्फ और सिर्फ जात के लिए आते हैं, पॉलिटिक्स के लिए। पैसा चोरी के और बाहर भिजवा दिया, महंगी महंगी चीजें खरीदनी, ये बाहर इनके बिजनेसेस भी बाहर, प्रॉपर्टीज भी बाहर, बैंक बैलेंसेस भी बाहर, सर्जरीज भी बाहर। इनको पाकिस्तान की क्या फिक्र है? इनको तो सूट करता है कि इंतशार फैलाओ, जाग पंजाबी जाग। वो कोई कहता है सिंधु देश, जब मुसीबत पड़ती है क्यों करते हैं? तकसीम करते हैं, सिर्फ अपनी जात के लिए करते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने इंसानों को इकट्ठा किया था, रहमतुल आलमीन थे, सब इंसानों के लिए रहमत बन के आए थे, यूनाइट करते थे इंसानों को। वो लीडर की निशानी है। अल्लाह का करम है, ये तहरीक इंसाफ वो जमात है जो पाकिस्तान को कौम बना रही है। यहां हर किस्म के लोग थे, पश्तून थे, पंजाबी थे, सिंध से लोग आए थे, बलूचिस्तान से लोग आए हुए थे, गिलगित बल्तिस्तान से आए थे, आजाद कश्मीर से लोग आए हुए थे। कौम बन रही है, जुल्म के खिलाफ कानून की हुक्मरानी के लिए खड़ी हो रही है, जाग रही है कौम। सबसे बड़ा तो इस अंधेरे के अंदर यह रोशनी है कि एक जागी हुई कौम आपको सामने नजर आ रही है, खौफ का बुत तोड़ रही है, फैसला कर लिया कि हकीकी आजादी मिलेगी, नहीं तो हमें जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमने गुलामी नहीं करनी। ये वो कौम बन रही है। और ये सारा वक्त जो झूठों की मलका फिर रही है कि ये कर दो, उसको जेल में डाल दो, वो कर दो, मेरे बाप जो सबसे बड़ा चोर है उसको छोड़ दो, लेवल प्लेइंग फील्ड कर दो, और इसके हुक्म सुने जा रहे हैं। कौन सुन रहा है इसके हुक्म? क्या वो जो लंदन प्लान का हिस्सा है वो सुन रहे हैं? क्या आपको ये नहीं समझ आ रही कि पाकिस्तान करीब आ गया है, उसके करीब आ गया है कि ये सबके हाथ से, मैं फिर से कहता हूं, गेम निकलने लगी है। मैं जब यहां अंदर बैठा था, सारी रात यहां जो इन्होंने हमले किए मेरे घर के ऊपर, बार बार रेंजर्स, पुलिस, क्या मुझे पता था बाहर क्या हो रहा है? क्या मेरे कंट्रोल में था उस वक्त क्या हो रहा है?
میرے تو جب تک کنٹرول میں چیزیں ہیں تو میں تو ان کو پرامن آئین کے بیچ میں رکھتا ہوں، لیکن جب یہاں آپ انتشار پھیلا دیں گے جو کل ہوا ہے وہاں اسلام آباد میں، تو یہ تو کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گی، اور یہ جب کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گی تو یہ سری لنکا کو آپ بھول جائیں گے، یہ وہ جائے گا جو ایران کا انقلاب ہے۔ آج لاہور کے اندر گندم کی بوریاں، آٹے کی بوریاں لوٹی گئی ہیں، انہوں نے آ کے ملک کا معیشت تباہ کر کے رکھ دیا، مہنگائی وہاں پہنچا دی ہے۔ آج آٹا جو ہمارے دور میں 55 روپے کلو بک رہا تھا، آج ایک دن میں 50 روپے بڑھ گیا، پہلے ہی 110-15 روپے کا تھا۔ تو یہ جس طرف جا رہا ہے یہاں تو تباہی مچنے لگی ہے کہ پہلے تو مہنگائی اتنی، بے روزگاری ساتھ، لوگوں کے حالات برے، اوپر سے یہ ظلم کر رہے ہیں کہ جو بات کرے گا اس کے اوپر ڈنڈے برسا دیں، ان کا منہ بند کر دیں، چینلز بند کر دیں، جو عمران خان کو چینل دکھاتی ہے اس کو بند کر دیں، جو اینکر بات کرتا ہے اس کے پیچھے پڑ جائیں، ارشد شریف کو قتل کروا دیں باہر، اور صرف مقصد ہے کہ کسی طرح منہ بند ہو، ہم کنٹرول کر سکیں۔ یہ کوئی کنٹرول اب نہیں کر سکتا، جو میں حالات دیکھ رہا ہوں پاکستان کے، یہ اب کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا۔ راستہ ایک ہی ہے، صاف اور شفاف الیکشنز کا، اور اگر انشاءاللہ بدھ کو ہم مینار پاکستان کر رہے ہیں، اور میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ انہوں نے ہمارے سے ایگریمنٹ کی کہ پیر کو انہوں نے ہمیں مینار پاکستان میں جلسہ کرنے دینا ہے، اور پھر گئے ادھر سے، پھر کینسل کر دیا۔ اب ہم بدھ کو کر رہے ہیں مینار پاکستان، اور میں چاہوں گا کہ سارا پاکستان دیکھے، ریفرینڈم ہوگا وہ کہ قوم کھڑی کدھر ہے، ساروں کو پتا چلے گا کہ یہ ملک کدھر، عوام کدھر کھڑی ہے، اور یہ جو چوروں کا ٹولہ اور جرائم پیش ٹولہ ہے اور ان کے جو ہینڈلر ہے وہ کدھر کھڑے ہیں۔ اپنی قبلہ درست کریں، وہ سٹیج نہ آ جائے۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ سارے جو آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم ڈنڈے مار کے یہ بھیڑ بکریوں کو کنٹرول کر لیں گے، وہ بھیڑ بکریاں تب تک رہتی ہیں جب تک شعور نہیں ہوتا۔ جب انسان میں شعور ہو جاتا ہے اس کو پھر کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ جب شعور کا جن بوتل سے نکلا آتا ہے وہ واپس نہیں ڈلتا۔ میں جو یہ دیکھ رہا ہوں اور جو کل میں نے دیکھا ہے، یہ اب آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے۔ ایف آئی آرز پہ عمران خان کو 96 ایف آئی آرز کر دیے۔ جب باہر نکلتا ہوں ایف آئی آر، تو کیا اس سے کچھ رک جائے گا؟ کیا عمران خان کو آپ جیل میں ڈالیں گے بلوچستان میں کچھ رک جائے گا؟ ہاں، قتل کا آپ کا پلان بنا ہوا ہے، وہ قتل کریں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ سوچا ہے؟ کیا سوچا ہے؟ وہ نواز شریف وہاں کہتا ہے جی 15 بے نظیر کو 15 دن لگے تھے سب کو چپ ہونے میں، یہاں 1 مہینہ لگ جائے گا۔ وہ اس نے تو باہر بھاگ جانا ہے، انہوں نے بھی ابھی تھوڑی دیر کے بعد باہر بھاگ جانا ہے۔ جنہوں نے اس ملک میں رہ رہا ہے، اور میں وہ پولیس والوں کو کہہ رہا ہوں، جنہوں نے اس ملک میں رہنا ہے آپ کو حساب دینا پڑے گا، اور آج سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے کیسز آپ کے، اور آپ سب کو حساب دینا پڑے گا۔ انشاءاللہ میں لاہور کے لوگوں کو مینار پاکستان میں